नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के संशोधन के बारे में, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 10 में डिफाइंड है। देखिए, फंडामेंटल राइट मैं करवा रहा हूं, अभी 5 पार्ट हो चुके हैं उसके, और वो थोड़ा सा ज्यादा खींच रहा है, इसलिए वो बोरिंग सा लग रहा है थोड़ा आज, इसलिए थोड़ा सा इसको लीक से हटके मैंने ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक उठाया है। बहुत छोटा सा है ये, एक वीडियो में हो जाएगा पूरा कवर। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीजें आप समझ लीजिए। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने लोग एक हाउस में या फिर सदन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट है। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? मान लीजिए 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो 200 से ज्यादा लोग अगर उसको पास कर देंगे, 200 से ज्यादा लोग उसमें सपोर्ट कर देंगे, तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये तो हो गई सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत, मतलब जितने उपस्थित हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने स्वीकृति दे दी। दूसरी चीज है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। यहाँ पे 368 आर्टिकल के तहत, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको समझना जरूरी है। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीजें होनी चाहिए, दो कंडीशन आपकी इसमें होनी चाहिए, तभी ये माना जाएगा विशेष बहुमत। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, मतलब टोटल सदस्यता कितनी है हाउस की, वो उसका आधा होना चाहिए। यहां पे टोटल प्रेजेंट वाले लोग नहीं है। मान लीजिए प्रेजेंट 400 है लेकिन है 500 मेंबर, तो नहीं चलेगा यहाँ पे काम। यहाँ पे जो 500 टोटल जो मेंबरशिप है हाउस की, चाहे वो उस टाइम प्रेजेंट हो या ना हो, उसका आधे से ज्यादा होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का पहला प्रोविजन ये है, विशेष बहुमत का पहली चीज ये है। और दूसरी ये है कि जितने लोग वोटिंग के टाइम प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा लोगों ने उसको स्वीकृति दी हो। सिंपल मेजोरिटी क्या है? जितने प्रेजेंट है, जितने उपस्थित हैं, आधे से ज्यादा लोग मान गया तो हो गया वो सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है कि पहली बात तो जितने प्रेजेंट है उनमें से 2/3 से ज्यादा लोगों ने स्वीकृति दे दी हो, और दूसरी बात ये कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसके 50% से ज्यादा होने चाहिए लोग उसके सपोर्ट में, तभी वो बिल पास होगा। तो ये दो चीज हो गई विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत के बारे में, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी की चीज हो गई। अब देखिए, संविधान जो है वो 3 तरीके से अमेंड हो सकता है, यानी कि संशोधित हो सकता है। पहला तो ये है, पहला सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, डेफिनेशन मैंने बता दी इसीलिए पहले, ठीक है। उसके लिए बस, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवैधानिक जो संशोधन है वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, कोई स्टेट नहीं कर सकती है। ये तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अपने। अब देखिए, संविधान 3 तरीके से संशोधित हो सकता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है सिंपल मेजोरिटी वाला, यानी कि सामान्य बहुमत। और जो बाकी दो तरीके हैं वो आते हैं 368 आर्टिकल में, जो कि पूरे चैप्टर में डिफाइंड है। और ये देखिए, संविधान का जो संशोधन है 368 वाले अनुच्छेद में आता है, ये पूरे आर्टिकल में डिफाइंड है, और ये पार्ट यानी कि भाग 20 में डिफाइंड है। तो 3 तरीके से संविधान संशोधित हो सकता है। पहला हो गया सिंपल मेजोरिटी, और बाकी दो में एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी से, और जो तीसरा वाला बचा वो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, प्लस जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से भी वो बिल ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 3 चीजें समझ के मैं आ गया। संविधान कितने तरीके से संशोधित हो सकता है? 3 से। पहला सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आपने सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी बिल की तरह उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह पास कर दिया। 368 में दो चीजें हैं। पहला है विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, उससे कुछ बिल पास हो सकते हैं, कुछ चीजें पास हो सकती हैं। और जो लास्ट वाली बची वो वो चीजें होती हैं जो संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को जो चेंज करना चाहती हैं, वो सब चीजें कैसे होंगी? पहले तो संसद के दोनों सदनों से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर उसके बाद जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे, मतलब इस समय 29 राज्य हैं, तो 15 राज्यों के विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वहां पे सिंपल मेजोरिटी है, जो ये है पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी। तो 3 तरीके से हो सकता है संविधान संशोधित। अब देखिए, इसमें प्रक्रिया क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, संसद के 2 सदनों में हो सकता है ये चीज, ठीक है। अब एक एक करके चलिए देख लेते हैं पूरी चीजें डिटेल में, एकदम एक एक बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, पहली बात तो एक और चीज है कि जो हमारा संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है वो ना तो बहुत ज्यादा जटिल है
और ना ही बहुत ज़्यादा वो लचीली है, मतलब बहुत ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल है और ना बहुत ज़्यादा कठोर है। देखिए ब्रिटेन का जो संविधानिक संशोधन होता है, ब्रिटेन में अगर मान लीजिए संविधान को संशोधित करना है, वो लोग एकदम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह कर सकते हैं, जैसे उनके नॉर्मल बिल पास होते हैं वैसे ही संविधान को भी संशोधित कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नाइदर रिजिड है ये और ना फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल कौन सा हुआ? ब्रिटेन का। लेकिन यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट करना होता है तो उनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ही मुश्किल है यूएस में संविधान को संशोधित करना। तो हमारा जो क्या है, हमारा ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब जहां जहां पे लगता है, देखिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, हमारे फोर फादर्स, उन्होंने ये समझा था कि चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें चेंज होती जाएंगी। जो टाइम फ्रेम उस टाइम का था, चीज़ें और ज़्यादा एडवांस होती जाएंगी। तो कभी जो आने वाली जनरेशन है उस पर ऐसी चीज़ें मत थोपो कि नहीं एक बार संविधान बना दिया गया उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। तो वो इसीलिए काफ़ी स्मार्ट थे और उन्होंने पूरी प्रोसेस में सब कुछ एनालाइज किया, और जो जो चीज़ें ऐसी थी जिससे देश की यूनिटी, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुल मिला के संविधान का, वो ना बदले, उसके लिए थोड़े से टफ प्रोविजन कर दिए। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो मतलब यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार के करने से, जिससे कोई ऐसी कोई इतना बड़ा किसी को, मतलब अगर मान लीजिए यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें से अभी 28 स्टेट थे, 29 काट दिए, तो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी प्रोसेस सिंपल कर दी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कर दी। तो दोनों है हमारा संविधान, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। तीन टाइप से करा जा सकता है। साधारण बहुमत मैंने आपको बता दिया, विशेष बहुमत मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या दो चीज़ याद रखनी है, 50% से ज़्यादा और 50% टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए 500, अगर एक सदन का जैसे लोकसभा में 545 टोटल मेंबरशिप है इस समय, तो उसका 50% यानी कि 273 से ज़्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन ये कि जितने लोग उस समय वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके 2/3, समझ रहे हो। तो दोनों कंडीशन जब होगी तब विशेष बहुमत आएगा। तो कुछ बिल इससे पास हो सकते हैं, कुछ चीजें, और कुछ विशेष बहुमत यानी कि ये वाली, और प्लस आधे राज्य विधानमंडलों से सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं। विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर में से, किसी किसी में असेंबली है, किसी किसी में काउंसिल है। इस समय 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद भी है। वो वाले 7 आप कमेंट करके बताइएगा, रटे होने चाहिए ये सब चीजें तो आपको। अब देखिए प्रोसीजर या फिर प्रक्रिया क्या क्या है संविधान की। अगर कोई ऐसा बिल है जो संविधान को संशोधित करने वाला है बिल, तो वो केवल और केवल संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, ठीक है। किसी भी हाउस में उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, कौन कर सकता है इसको? इसको कर सकता है या तो कोई मंत्री और या फिर गैर सरकारी सदस्य, यानी कि या तो प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, कोई भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि राष्ट्रपति की इसमें प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक यहाँ पे नहीं है, जैसे बाकी कई सारे बिल्स में होती है। तीसरी ये कि जो ये बिल है ये दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है। और ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होना चाहिए। और जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे यानी कि संघीय ढांचे को करेंगे, तो वो इनके बाद स्टेट में भी जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा, वहां से भी आधे से ज्यादा से होना चाहिए। मतलब अभी 29 है तो 15 से ज्यादा से होना चाहिए, जैसे जीएसटी वाला केस अभी, ठीक है। उसके बाद ये कि मान लीजिए दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पा रही है, जैसे बाकी बिल के केस में क्या होता है कि आप ज्वाइंट सिटिंग करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, जबकि इतनी बड़ी चीज़ है यहाँ पे, जब संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय व्यवस्था को करना है तो 50% ऑफ स्टेट की भी अनुमति जरूरी है, मैं बता चुका हूं आपको। फिर दोनों सदनों में जब पास हो जाएगा अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तब जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति इसमें, देखिए अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये बता दिया गया कि राष्ट्रपति को इसमें सहमति देनी ही पड़ेगी। अगर कोई ऐसा बिल है जो संविधान को संशोधित करता है या फिर संशोधित करने वाला बिल है, उसमें राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी। वो उस बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकता है, मतलब अपने पास नहीं रख सकता है, और उसको वापस भी नहीं कर सकता है, मतलब ही और शी कांट रिटर्न, यानी कि
वो पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं दे सकता है। अगर एक बार बिल पास कर दिया दोनों सदनों से तो राष्ट्रपति जी को उसकी मंजूरी देनी पड़ेगी। ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप के बिल होते हैं, 3 टाइप। एक जो बिल होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बिल होते हैं साधारण बहुमत से जो पारित किए जा सकते हैं? देखिए बहुत छोटा सा लिखा है यहाँ पे। आप देखिए ये जो वीडियो लेक्चर हमारे देखते हैं ना, उसके साथ साथ आप ना एक बार बुक से भी पढ़ लिया करिए। देखिए जो सामान्य जो ये साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं, वो पहली बात तो 368 में आते ही नहीं है, वो उनका कोई 368 से मतलब नहीं है। वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से 50% मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बिल हैं? ऐसे बिल हैं, पहली बात ये कि आर्टिकल आपने पढ़ा होगा जैसे 2 और 3 वाला। आर्टिकल 2 क्या था कि अगर इंडिया में कोई ऐसी टेरिटरी है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी लेकिन इंडिया ने एक्वायर कर लिया, किसी तरह इंडिया में मिल गई जिससे इंडिया का एरिया बढ़ गया, तो आर्टिकल 2 में वो आएगा। आर्टिकल 3 में क्या था कि इंडिया के जितने स्टेट हैं उन्हीं को आपस में आपने तोड़ मरोड़ के और स्टेट बना दिए, किसी का नाम चेंज कर दिया, किसी को कुछ चेंज कर दिया। ये आर्टिकल 3 में आ गया। और आर्टिकल 4 में भी ये चीज लिखी है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो 368 में नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 वाली जितनी भी चीजें हैं वो साधारण बहुमत से की जा सकती हैं। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज अगर मान लीजिए सरकार को करनी है, सिटीजनशिप इसीलिए एक्ट आता रहता है बार बार, 2015 में अभी लेटेस्ट वाला आया था, तो सिटीजनशिप वाला भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। आर्टिकल 2, 3 और आर्टिकल सिटीजनशिप में कौन कौन से आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। ये हमने देखा था, पूरा पूरा हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा शेड्यूल 2 में जितनी भी चीजें हैं, जितने प्रोविजंस हैं, सैलरी वैलरी जितनी भी हायर डिग्निटरीज की है, वो भी उसके लिए भी कोई ऐसा मतलब नॉर्म साधारण बहुमत से हो जाएगा। शेड्यूल 5 और 6, अनुच्छेद 5 और 6, वो वाला भी जितनी भी चीजें होंगी वो साधारण बहुमत से हो जाएंगी। उसके बाद कोरम जो है, यानी कि जो टोटल मतलब देखिए लोकसभा में कोरम क्या होता है कि कम से कम 1/10 लोग वो तो होनी चाहिए, वरना नहीं होगी, वो सिटिंग नहीं होगी। कोरम यानी कि गणपूर्ति उसको हिंदी में बोलते हैं। वो वाली अगर प्रोविजन को चेंज करने हैं तो भी सामान्य बहुमत से हो जाएगा। सैलरी एमपी की अगर चेंज करनी है वो भी सामान्य बहुमत से हो जाएगी। कोई रूल्स है, प्रोसीजर है, कोई प्रिविलेज देने हैं, या फिर इवन इलेक्शन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में होने, उसकी प्रक्रिया भी यहाँ से चेंज हो सकती है सामान्य बहुमत से, ठीक है। उसके बाद डीलिमिटेशन करना है यानी कि पुनर्निर्धारण करना है, इसकी भी आपके प्रोविजन हो सकते हैं। और प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये वाले अगर यूनियन टेरिटरी भी कोई नई बनानी है, देखिए स्टेट काट के बना दो चाहे यूनियन टेरिटरी बना दो, वो सब 2, 3 में वाले में ही आता है। तो ये सभी प्रोविजन किस में हो गए? ये हो गए आपके सामान्य यानी कि साधारण बहुमत वाले। तो पहला आपने बहुमत वाला देख लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वो है जो विशेष बहुमत से हो सकते हैं। विशेष बहुमत अभी मैंने बता दिया, स्पेशल मेजोरिटी से। ऐसे जो बिल होंगे वो थर्ड रीडिंग पे होंगे। देखिए बिल पहली रीडिंग में होता है, मान लीजिए किसी सदन में रखा गया, दूसरी रीडिंग का मतलब है उसको किसी कमेटी को दे दिया गया कि आप लोग पढ़ो लिखो और कुछ एनालाइज करके रिपोर्ट दो, ताकि थोड़ा मतलब उसमें और थोड़ा थोड़ा टाइम पास होता है उसमें। उसके बाद जब थर्ड रीडिंग में होता है तब जाके वो बिल जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वहां पे विशेष बहुमत होना चाहिए। और ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है? फंडामेंटल राइट है यानी कि मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये दोनों जो हैं प्रोविजंस आपके विशेष बहुमत से आपके अमेंड हो सकते हैं, संशोधित हो सकते हैं। तीसरा कौन सा टाइप था जिसमें विशेष बहुमत भी होना चाहिए और प्लस आधे राज्य विधान मंडलों यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी? यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के जो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में क्या होगा? उन दोनों में आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा यहाँ पे बिल। वो तो है ही कंडीशन, वो तो दोनों में है। ये दोनों जो आर्टिकल हैं, ये दोनों जो होगा यही 368 में आएंगे, ये वाला नहीं आएगा। ये वाली नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ये यहाँ पे बताया गया है साफ साफ। और ये इवन जैसे कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं 2 और 3 वाला, 4th में भी बताया गया है। तो जो साधारण बहुमत वाले हमने देख लिए, ये दोनों ही 368 में आते हैं। अब देखिए ये वाला देख लिया, विशेष बहुमत में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं चेंज, या तो फंडामेंटल राइट या फिर डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और या फिर जो इसमें और इसमें नहीं आती वो सभी इसमें आ जाएंगी विशेष बहुमत से। अब जो ऐसे प्रोविजन है जो संघीय ढांचे को यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा? संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग अलग पहले आप स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमत से पारित कर लेंगे उस बिल को, फिर वो जाएगा कहां पे? आधे राज्य मंडलों के पास जाएगा। जैसे जीएसटी का बिल हुआ था, जीएसटी में संसद में पास हो गया, फिर उसमें 15 स्टेट के जो लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल है वहां से मंजूरी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी ने फेडरल प्रोविजंस को चेंज किया था। तो जब तक वो 15 स्टेट्स ने नहीं चेंज कर दिया
तब तक वो संवैधानिक संशोधन नहीं बना था। ये आपने देखा था, न्यूज़ में देखा था, तो वो एकदम लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। तो इसमें पहले स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास हो गया अलग अलग, फिर जितने भी राज्य सब विधानमंडलों में जाएगा वहां पे देखिए, ये चीज मैं इतनी बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो टाइप है ये लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास होगा, लेकिन जब ये राज्य विधानमंडलों में जाएगा यानी कि असेंबली यानी कि विधानसभा और काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो इस वाले टाइप से होंगे, थर्ड वाले जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, ये वो वाला है कि पहली बात तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, अगर इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो स्पेशल मेजोरिटी सदन में भी चाहिए और प्लस सिंपल मेजोरिटी आधे से ज़्यादा राज्यों में भी चाहिए। दूसरा वाला कौन सा है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां यूनियन और स्टेट की अगर चेंज करनी है तो इसमें भी फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये संघीय ढांचा चेंज हो रहा है, तो यहां भी स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों में चाहिए, प्लस सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपकी जो आधे से ज्यादा राज्य हैं, और प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, प्लस 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी हुई है यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट, उसमें अगर चेंज करना है तो भी ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा क्योंकि विषय हटाएगा ना इधर उधर से, तो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होगा इसमें। प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व, और या फिर इवन अगर आपको 368 को भी इवन चेंज करना है, जो पूरी प्रोसेस बताता है संविधान को संशोधित करने वाली, जो कि पार्ट 20 में डिफाइंड है, अगर इस आर्टिकल को भी इवन आपको चेंज करना है तो भी आपको संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। उसके बाद आधे से ज्यादा इसमें आपके स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। इस समय इंडिया में 29 स्टेट है, यानी कि अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर वाला बिल है तो पहले राज्यसभा या लोकसभा से अलग अलग सिंपल मेजोरिटी से पास करो, फिर उसके बाद उसको 15 स्टेट से ज़्यादा पास कर दे, तब वो जाके राष्ट्रपति के पास आएगा और तब राष्ट्रपति उसको सहमति देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को। ये सब चीज़ें हो गई इसकी तीसरे वाले प्रोविजन की, ठीक है। ये हमने सब देख लिया। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जो संसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का सब कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं कर सकती है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो मूल ढांचा है संविधान का वो चेंज नहीं कर सकती है। अब ये मूल ढांचा क्या है ये सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। प्लस जैसे एक चीज है कि जो संविधान है क्या वो फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है क्या, यानी कि मूल अधिकारों को चेंज कर सकता है क्या। देखिए इसमें बहुत बार प्रोविजन बदले गए हैं वैसे तो। पहले ये एक ये अगर आप देखें तो जुडिशरी ने बोला था कि नहीं कर सकते हैं, फिर उनका आया, बहुत सारे केसेस हुए हैं, वो सब हम केस डिस्कस करेंगे, पूरी चीज बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है क्या, संविधान देखिए संसद कुछ भी चेंज कर सकता है, केवल मूल ढांचे वाली चीजें नहीं चेंज करेगा। वो मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है टाइम टू टाइम और वो बदलती जाती है अपनी चीजें। ये सब हम एक अलग बेसिक स्ट्रक्चर और वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। इसमें ये देख लीजिए कि ये जो संवैधानिक संशोधन की हमने प्रक्रिया पूरी देखी, इसमें से क्रिटिसिज्म क्या क्या है, मतलब इसके विरोध क्या क्या है, वो सब चीजें देख लीजिए इसमें। देखिए पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं हो सकती इसकी। ये है कि अब जैसे बाकी देशों में क्या होता है, वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी होती है, विशेष कोई बॉडी बनाई जाती है, वो यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे। केवल पार्लियामेंट ही क्यों इनिशिएट कर सकती है इसको। अभी हमने देखा था कि जो संवैधानिक संशोधन होगा वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अलावा नहीं हो सकता है, तो ये क्यों ऐसा हो सकता है। स्टेट का भी तो फेडरलिज्म में एक है कॉन्सेप्ट, तो ये वाला भी क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिक्स होते हैं वो करते हैं। स्टेट को केवल एक राइट मिला हुआ है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कर सकते हैं पहले से इनिशिएट, और वो भी अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को नहीं पसंद आया तो वो भी काट दिया जाएगा। मेजॉरिटी जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट यानी कि संसद ही पास कर सकती है। देखिए एक चीज इसमें यह है कि मान लीजिए जो ये थर्ड टाइप हमने देखा था, अगर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पास हो गया और फिर वो स्टेट के पास गया, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है संविधान में कि उनको कितने दिन में पास करना पड़ेगा बिल। तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है स्टेट को कितने दिन में पास करेंगे। उसके बाद लेकिन ये भी इस बात पर भी साइलेंट है कि मान लीजिए एक स्टेट ने पहले तो सहमति दे दी, लेकिन मान लीजिए बाद में उसका मन नहीं हुआ, तो ये सब नहीं चल पाएगा। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माताओं ने बोला है कि एक बार आपने बोला तो कमिटमेंट माननी पड़ेगी यहाँ पे। और ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं होती, ये भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। सिमिलर प्रोसीजर है ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट करने हैं, थोड़े बहुत में अगर बस स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है।
प्रोविज़न जो है वो इतने ज़्यादा स्केची, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक समीक्षा बहुत हो सकती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट रह जाए संविधान के संशोधन करने में, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, प्रेजेंट पोजीशन सुप्रीम कोर्ट की ये है, और लेकिन सब संसद संविधान के किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, सिर्फ वो मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग। उसमें पूरे केसेस भी देखेंगे, किस केस में पहले एक केस आया मान लीजिए, उसमें बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट नहीं चेंज हो सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं चेंज हो सकते हैं, फिर पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, फिर उसने रिएक्ट किया। ये सब चीज़ नेक्स्ट में देखेंगे। एक बात और है आप लोगों के लिए, देखिए ऑप्शनल के लिए यूपी पीसीएस मेन से पहले हमने एक कराने के लिए ग्रुप चालू किए हैं, विशेष ग्रुप चालू किए हैं। उसमें पूरी टेस्ट सीरीज होगी, आंसर राइटिंग होगी, प्लस उसमें इंडिविजुअल फोकस किया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी के लिए हमने चालू कर दिए हैं। अगर आपको चाहिए, वो पेड ग्रुप होगा, 2000 रुपये उसकी फीस है, एक वन टाइम फीस है, ये फीस नहीं बढ़ेगी। जितने भी आपके कमेंट थे वो सब मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आप अगर, एक बात और है कि मान लीजिए वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया गया तो आपके 1900 रुपये वापस हो जाएंगे, क्योंकि जो एडुकेटर्स हैं उनको मैं पैसे तभी दूंगा पूरे एक साथ जब वो कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।